अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल खासा गर्म है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, दोनों जानिब से अपनी अपनी जीत के भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी दर्जे हरारत बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी काम कर रही है। जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले वाला एक माहौल हमें नज़र आ रहा है। पीटीआई के जलसों में जो हुआ करता था, आज भी हमने देखा कि एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की पूरी जो एक स्ट्रगल थी उस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई। फिर इमरान खान साहब ने बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब भी किया इस कन्वेंशन में और एक बार फिर उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो किया जिसकी मैं दुआ कर रहा था। जब इन्होंने ये सब किया ड्रामा, तो फिर मैंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए। बड़े आज भी वो पूरे एतमाद नजर आ रहे थे अपनी स्पीच में। अपोजिशन पर उन्होंने बड़ी खुलकर आज तनकीद भी की। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ा रही है, जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 27 मार्च को पूरा पाकिस्तान जो है वो निकलेगा, हम तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। ये सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने की जो हिकमत अमली है, इससे आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा क्या होगा, क्या हासिल करना चाहती है पीटीआई, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें, जैसे स्टार्ट में बात की कि दोनों जानिब से बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, अपोजिशन की जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज होती जा रही हैं, इत्तेहादी हम देख रहे हैं कि अभी तक इवेंट बर्ड्स के साथ बात कर रही है। तो आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमत का पुरएतमाद होना क्या दुरुस्त है? ये मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगा? ज़ाहिर है अगले आने वाले दिन जो है वो इस हवाले से इंतहाई अहम है। बहरहाल पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में हमें शुक्रिया। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बड़े पुरएतमाद नजर आए, बड़ा पुरएतमाद लहजा था, ऑलमोस्ट वही पुरानी बातें, अपोजिशन को ललकारा, फिर वेस्ट के हवाले से जो पुराने जलसों में बात करते रहे वही उन्होंने बातें की। फिर अपोजिशन के हवाले से एक बार फिर उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसका मैं काफ़ी अरसे से दुआ कर रहा था, मैंने तो 2 नफल शुक्राने के अदा किए। तो पूरी सूरत हाल को अगर एनालाइज करें, इत्तेहादियों के मामलात, फिर पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग है, तो सर ये दुरुस्त है प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस? देखिए, कुछ चीजें हैं ऐसी हैं, उनको सामने रख के इसके ऊपर हम तज्जिया कर सकते हैं। आपने इत्तेहादियों का जिक्र भी किया, आपने ऑपोजिशन का जिक्र भी किया। देखिए, अगर ऑपोजिशन के नंबर पूरे होते और ऑपोजिशन ये समझती कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो मुल्क से बाहर क्यों बैठे हुए हैं? अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं, उनकी जमात ये समझती है कि 4 दिनों की हुकूमत मेहमान है, तो मियां साहब बाहर क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो उनको पाकिस्तान में आना चाहिए और इसके अंदर नई जान डालनी चाहिए इस सारी तहरीक के अंदर। तो इससे ये चीज जाहिर होती है कि ऑपोजिशन को भी पता है कि आज तक उनके नंबर पूरे नहीं हुए। दूसरी बात, जहां तक इत्तेहादियों का जिक्र है, देखें, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके तकरीबन 10 करोड़ मेंबर हैं। उन्होंने भी मुशावरत करनी हो तो वो इतनी देर नहीं लगाते जितनी देर काफ लीग लगा रही है, जो पूरी पार्टी एक टोटा हाईएस्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इत्तेहादियों का किरदार यहाँ पे ऐसा है कि पहले वो हुकूमत को बचाने या गिराने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम लीग काफ के ऊपर जिस किस्म की तनकीद हो रही है और जो उनका अपना किरदार है और उनके जो वजीर जो मजे भी लूट रहे हैं और साथ साथ बयानात भी दे रहे हैं मजे ले लेकर, अब उनकी वजह से चौधरियों को यह मुसीबत पड़ी हुई है कि वो अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अगली दफा मुस्लिम लीग काफ जो चंद अजला के अंदर है वहां से भी खत्म हो जाएगी। तो इत्तेहादियों को भी पता है और यही वजह है कि उनकी जानिब से खुल के अब कोई बयान नहीं दिया जा रहा कि जी हम अपोजिशन के साथ चले जाएंगे। तो इससे तो लगता तो बज़ाहिर ऐसा ही है कि ये जो सारी मूवमेंट आई है, सियासी गर्मी हुई है, इमरान खान साहब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तकरीरों में भी वो इसका जिक्र करते हैं और हमने देखा भी है कि पहले जिस तरह मीडिया पे भी जिक्र होता था, महंगाई हो गई, लुट गए, मर गए, मुल्क तबाह हो गया, अब सब कुछ वो खत्म हो गया है और सारी चीजें जो है वो दूसरी तरफ चल पड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि इस अब तक जितना भी इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली इसको अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश की है, काफी हद तक वो कामयाब रहे। अच्छा एहतशाम साहब, आपको भी लगता है ये जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने की हिकमत अमली इख्तियार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके कोई फायदा हो रहा है? और दूसरा जो अतर काज़मी साहब बात कर रहे हैं, सर इंतजार किस बात का है? आखिर इत्तेहादी इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा अतर से इख्तलाफ करूंगा कि जो वो कह रहे हैं ना कि जी अगर इतने कॉन्फिडेंट नवाज शरीफ क्यों नहीं आ जाते। सुनिए, ये कोई जहाँ असूली सियासत हो वहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं। जहाँ रात को लोग माजरत के साथ किसी के साथ कुछ कमिटमेंट करते हैं
चाहे कैश में या किसी और में, तो सुबह के वक्त कुछ बदल जाते हैं। अभी PMLQ की जो सियासत है ना, वो आज पहली मरतबा लोगों को अतर समझ आ रही है कि ये कितने वल्नरेबल साबित हो रहे हैं। वैसे तो सबको पता है कि हमेशा उनकी सियासत का महवर पिंडी रहा है। अब तो बात यह है कि अब अदम एतमाद का खेल आखिरी राउंड में दाखिल हो गया। सोनिया, शहर इक़्तिदार का सियासी पारा जो है बहुत बढ़ चुका है। अभी जिस तरीके से ये बात फाइनली समझ आ गई है, और ये जो बातें एज वी स्पीक, थोड़ी देर पहले तक की अथर मेरी तला ये है कि PMLQ और MQM जो है ना वो अपोजिशन के पास चले गए हैं। और ये 10 वोट जो हैं जिस पे उन्होंने सारा काम किया है, 168 उनके नंबर हैं, और ये 10 चले जाएंगे तो 172 उनके हो जाएंगे। ठीक है जी, सॉरी 162 है इस वक्त उनके, अपोजिशन के 172 हो जाएंगे। ठीक है, सवाल यह कि अब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको। जब उठते बैठते लोग इनसे सवाल कर रहे हैं PMLQ वालों से, तो कोई कैटेगोरिकल बात नहीं कर रहे। अभी एक तरफ कहते हैं कि जी देखिए हम क्या करें, अगर हुकूमत के लोग हुकूमत के साथ नहीं होंगे तो फिर हम मजबूर हैं अपोजिशन के पास जाएं। एक बयान देते हैं कि जी देखें असम्बलियों को पूरा वक्त पूरा करना चाहिए। एक बयान आता है जब बहुत उनको कहा जाता है कि जी क्या आप मर रहे हैं, खुदा ना खास्ता वजारत चीफ मिनिस्टरशिप ना मिली आपको, तो वो कहते हैं जी ये तो हमारी इज़्ज़त का सवाल है। भाई कौन सी इज़्ज़त का सवाल है? अब 11 सीटों से आप जनाब पंजाब लेना चाहते हैं, 5 सीटों से आपको क्या नहीं मिला? 2 वज़ीर बने हुए हैं। अभी देखिए मुनीर सिलाई आपके वज़ीर हैं, चीमा साहब आपके वज़ीर हैं। उसके बाद आप देख लें जितने डिवीज़न हैं, 7-8 डिवीज़न, वो सारा का सारा मामला आपके हाथ में। इजलास जो है ना, वो डिवीज़न कह रहा हूँ, बड़े इजलास जो हैं आपके इलाके के, वो सारा का सारा पोस्टिंग ट्रांसफ़र आपको दिया हुआ है। और फिर आपका इतना बड़ा क्लाउड है, जब आप चाहते हैं जो आप बात मनवाना चाहते हैं मान ली जाती है। तो सवाल है कि स्टेज पे ऐसा करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? बाकी मुझे थोड़ा सा ये मिसप्लेस ऑप्टिमिज़म लगता है अथर जो प्राइम मिनिस्टर के पार्ट पे है। ठीक है, मतलब आजकल तो क्या हमेशा से ये कहा गया कि जो लीडर वो होता है जो अपने असाब पे काबू रखे, तो बज़ाहिर तो लगता है कि उनके असाब पे काबू हैं। और मैंने आज देखा ख़ास तौर पे सोनिया और मैंने बैठ के बॉडी लैंग्वेज देखी अपने मौलाना फजल रहमान साहब की, तो बड़े बड़े परेशान मुझे नज़र आए। यही बात मुझे लगती है अपना शहबाज साहब की। लेकिन जरदारी आपको पता है ना, बड़ा चालाक आदमी है। वो जिस तरीके से मुस्कुराते हैं वो किसी को नहीं पता चलता कि वो परेशान है कि खुश हैं। तो सवाल इस वक्त यह है कि जी क्या खेल होने जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है अथर के ये पहली मरतबा हो रहा है कि PMLQ और MQM दोनों को समझ नहीं आ रही कि न्यूट्रल होने का क्या मतलब है। मतलब अगर उनको हमेशा कहा गया कि जी थपकी कहीं से आई, अब उन्होंने कह दिया न्यूट्रल है, हमारा काम नहीं कि आपको इन्फ्लुएंस करें या आपसे पूछें। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम अगर हुकूमत के साथ जाते हैं तो गलती ना हो जाए, अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं तो कुछ और मसाइल ना हो जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत के लिए, और यही वजह है कि हुकूमत ने सोनिया मामले को 27 तारीख तक ले गया। अदरवाइज तो चाहिए था फौरी तौर पर मैदान में आके अपने 1, 2, 3 करते। अब जैसे एक तरफ फैसला कर लिया, अब बार बार यही कह रहे हैं जो आपके बंदे मानी होंगे उनको पूरा करना है। वो एक सियासी बहस के अलावा एक लीगल बहस भी शुरू हो जाती है। ठीक है, अतर काज़मी साहब, एहतशाम साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इतने ही पुरएतमाद है, उनको लगता है कि ये कुछ नहीं होने वाला, तो फिर इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि जितनी ताखीर की जा रही है हुकूमत की तरफ से, उसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली अपोजिशन को हो रहा है? ज़ाहिर है आप देखें राबिते तेज़ हो रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकातें हो रही हैं, फिर ये इत्तेहादी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जितना डिले हो रहा है इतना फ़ायदा अपोजिशन को जा रहा है। देखिए ऑब्वियसली ऑपोजिशन उनको टाइम तो मिल रहा है, लेकिन ऑपोजिशन के पास तो 3 साल थे। 3 साल के अंदर उन्होंने कितने तीर चला लिए जो अगले 10 दिन के अंदर वो कुछ कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी डेट को आगे लेके गए, उसमें देखें यहाँ पे आपको पता है OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है। 23 मार्च की आपकी एक ऐसी परेड होगी कि जिसमें आपके नए एयरफोर्स के त्यारे भी शामिल होंगे, और एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जो पाकिस्तान ने मोड़ा है उसका भी पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। ऐसे मौके के ऊपर अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती या नाकाम हो जाती, तो वो बदमज़गी पैदा होनी थी कि जिसकी वजह से ये दोनों चीजें मुतासिर होनी थी। अगर तहरीके अदम एतमाद नाकाम भी हो जाती तो दोबारा वो सिलेक्टर वाला, दोबारा वो वाला नारा फूनू वाला, दोबारा वही कैंपेन शुरू हो जानी थी। और आपको पता है कि फिर किस किस्म का माहौल बनना था। वैसे तो मेरे ख्याल तो कॉल दे दी है 23 मार्च की अतर काज़मी साहब। जी, अगर देखें ना, अगर उनके नंबर पूरे हो, सब कुछ उनको पता हो, तो फिर तो वो कॉल कभी भी ना देते। तो ये इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा दिया गया है कि आप इसको आगे ले जाएं। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हाफिजाबाद जलसे की तकरीर थी ना,
वो एक नए प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी। वो उसमें कुछ ऐसा आपको नजर आया कि ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि तंग आमद ब जंग आमद, ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने अगला इलेक्शन भी जीतना है। तो कुछ चीजें चेंज हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर, अगर आज की आप तकरीर भी सुने, वो चंद बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े उन लोगों के लिए नहीं जो फैसले करते हैं, जो आम मेरे जैसे आम लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो लंगर में रोटी खाते हैं, जो मेस में रोटी खाते हैं, उनकी ऑडियंस वो है। बिल्कुल। और जब किसी जगह पे भी जब ऑडियंस इस तरह की बात सुनती है, तो महकमों के अंदर भी प्रेशर नीचे से ऊपर जाता है। जब वो देखते हैं कि जिसके कहने के ऊपर हम अपनी जान दे रहे हैं, उसको जो दहशतगर्द कहते हैं, वो दूसरे उनकी तारीफें करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि अगर उनकी तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर जिस बयानिए के साथ जाएंगे अवाम में, एंटी जो एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें क्या पता हो, उसमें एंटी वेस्ट भी हो, एंटी अमेरिका भी हो, तो मेरे ख्याल में कि वो तो इतना बड़ा बयानिया होगा कि उसकी मकबूलियत को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा किसी के। बिल्कुल। तो अतर काज़मी साहब, वैसे एक सोशल मीडिया पर बड़ी बहस भी इस पर चल रही है, टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है। ज़ाहिर है बाजवा साहब जब यूनिवर्सिटी में गए तो उनसे किसी ने सवाल किया तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि अगर आपको ये लगता है कि मुल्क के मामलात हम देख रहे हैं या सिस्टम हम देख रहे हैं, तो फिर आप इमरान खान साहब को जानते नहीं हैं। इसका मतलब है आप खान साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो सर, ये इस बात में आपको लगता है कोई पैगाम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है, आप कैसे देखते हैं इस स्पेसिफिक वर्ड को या इस सेंटेंस को? अच्छा, पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो परसेप्शंस क्रिएट की गई हैं कि हर चीज को माइक्रो मैनेज किया जाता है, हर चीज पे हुक्म वहां पे आते हैं। जितनी भी हुकूमतें होती हैं वो अपने डिसीजंस के अंदर आजाद होती हैं। क्या फौज किसी को रोकती है कि जी हॉस्पिटल की आप हालत बेहतर ना करें, या पुलिस स्टेशन के अंदर आप हालात बेहतर ना करें, या आप मुल्क के अंदर आवाम को सहूलतें ना दें? मसला ये है कि हमेशा फौज को एज ए बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो यार, उन्होंने हमें कुछ करने नहीं दिया। ये एक बड़ा नैरेटिव है जो इन्होंने बड़े बाकायदा तरीके से बनाया हुआ है। जब भी इनकी अपनी नाकामी होती है, ये कहते हैं जी फौज ने ये कर दिया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जहाँ पे आप नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होती है, उसमें फौज की इनपुट होती है और पूरी दुनिया में होती है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो। तो मेरे ख्याल में बाजवा साहब ने बात की है, बिल्कुल मैं तो एग्री करता हूँ। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है लोगों को पता लगनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। दयानतदारी के साथ वाकई न्यूट्रल लोगों के जैसा मेरा आपका और मेरा काम है कि हम दयानतदारी से जो सही बात है सही करें, हमें साइड किसी की नहीं लेनी। बिल्कुल, हाँ। अभी देखें, लोग कहते हैं कि जी क्या वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत PTI की रही है जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट के तकरीबन 3 साल बहुत अच्छे गुजरे। थोड़ा इख्तलाफ अब पैदा हुआ। अब देखें क्यों गुजरे, उसकी वजह बुनियादी ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो सोच है, उनकी जो पार्टी की सोच है, कश्मीर का मामला हो, हिंदुस्तान के साथ डील करने का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, वेस्ट के साथ हो, दहशतगर्दी हो, अपने इलाकों में क्या करना है, दीन के बारे में क्या बात करनी, तो ये एक पेज पे हमेशा पे एक ही पेज पे थे। लिहाजा किसी भी इशू के ऊपर इनके इख्तलाफ नहीं हुआ, वरना फ़ौज का इख्तलाफ बाकी हुकूमतों के साथ भी रहता है और इसी तरह बाकी हुकूमतें भी उनके साथ इख्तलाफ कई वालों से कर रही होती। दूसरी वजह जो एक और पॉइंट है जिसके बारे में अक्सर लोग बात मेरा ख्याल है दयानतदारी से करनी चाहिए कि जी पाकिस्तान की फ़ौज का सोनिया सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है, भले पॉलिटिकल उनके कोई इरादे होंगे, जाहिर सी बात है वो भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो चाहते होंगे, कई वालों से आप उनसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी अथर ने जिस बात की तरफ इशारा किया, मैं उस बड़े कैनवस पे लेके जाऊँ चीज़ों को। क्या आप समझती नहीं है कि जी इस मुल्क की 7 लाख की फ़ौज है, उसका खर्चा है, हमें अभी भी देख लें, हमने डिफेंस अपना एक्सपेंडिचर पिछले कई बरसों से स्टैटिक किया हुआ, नहीं बढ़ा रहे। आपका क्या ख्याल है कि फ़ौज नहीं चाहती कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज बढ़ें, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनका भी फ़ायदा, मुल्क को भी फ़ायदा है, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, कौन नहीं चाहता? तो ये तो वो चीज़ है कि वो सारे ही चाह रहे होंगे कि जी सारा कुछ ठीक होना चाहिए। लिहाजा जब भी कोई फ़ौजी हुकूमत अपना कोई सिविल हुकूमत होती है तो फ़ौजी तो यही चाह रहे होते हैं कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, जो आपको डिलीवर करना है ग्रास रूट पे लेवल पे जाके, वो तो आप करें, वो उनके इंटरेस्ट पे भी हो। अब एक सवाल जो बड़ा है, मैं अथर आप उस पर ज़रूर बात कीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो फ़िज़ा प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बनी है, पार्टी के ख़िलाफ़ बनी है, अब तो बातें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं कि जिस तरीके से अमेरिका जो है बड़ा खुले तौर पे मैसेज दे रहा है। और पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि कराची के अमेरिकन कौंसल खाने में किस तरीके से कौंसल जनरल ने एक मीडिया टाइकून से मुलाकात की थी और वो कंफर्म भी हो जाती है और कहा गया कि जी सारे लोगों को इकट्ठा करें इस हुकूमत के ख़िलाफ़।
अब जो लेटेस्ट बातें पता चल रही हैं अथर वो ये हैं कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि आप इस शख्स को हटा दें, आप हटाने के बाद IMF के साथ आपका मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, FATF से आप बाहर निकल आएंगे, आपकी फौरी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरह लोग कुछ कह रहे हैं कि जी इमरान की हुकूमत की जो मुश्किलात हैं आने वाली हुकूमत के लिए और मुश्किलात होगी, लिहाजा 1.5 साल के बाद वो ज़्यादा अनपॉपुलर होंगे। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। चलें, कहीं हवालों से वे कर भी सकते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि जी क्या इमरान खान को ये नज़र नहीं आ रहा कि मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँ तो हुकूमत बचा सकता हूँ। इमरान का जो सियासी पारा या इमरान का जो मूड बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, अग्रेसिव उनका जो स्टाइल हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है, उनका ये ख्याल है कि मैंने क्या गलत किया है, लॉन्ग टर्म में मैंने चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है, 10 डैम बनेंगे, 2024 में दासू बन जाएगा, इस तरह और चीज़ें भी हैं। लेकिन फौरी तौर पे वो आज भी कह रहे थे मैं रिलीफ नहीं दे पाया। दुनिया में कमोडिटी प्राइस देखने, ऑयल प्राइस, शुक्र है खुदा का, 1 से 32-33 से $100 आ गई हैं वो। तो अब सवाल ये है कि जी जो कुछ हुकूमत दे सकती है कितना दे सकती है अगले इलेक्शन के लिए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है अथर की कि आज उनको हटाया जाता है, सही या गलत, वो बहुत ज़्यादा लीथल साबित होंगे, वो सबके लिए मुश्किलात पैदा होंगे, ख़ास तौर पे वो केयर टेकर गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट जिसके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से मुश्किलात हैं, लेकिन मेरा अपना फियर है कि हुकूमत को अथर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें हाथ से शायद निकल ना जाएं, क्योंकि 2 प्लेयर जो है ना, MQM PMLQ, आप इनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। सही, आपको भी ये लगता है अतर काज़मी साहब की जो इत्तेहादियों का रोल है वो ज़ाहिर है बड़ी अहमियत का हामिल है, अहमियत इख्तियार भी कर गए। इत्तेहादी किस जानिब जाते देख रहे हैं अभी तक, जो भी वो मीडिया टॉक्स कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शन क्या है आपकी? देखिए, वो पहली दफा जो है ना बगैर किसी मशवरे के कोई फैसला करने जा रहे हैं, तो इससे उनकी सियासत भी खुल के सामने आ गई और पता चल गया कि जो कहा जाता था, किसी को वजादार कहा जाता था, किसी को कहा जाता था बड़े पढ़े लिखों की जमात है, वो उन दोनों को समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। और वो इस कश्मकश में कि ये ना हो कि हम कोई गलत फैसला कर लें। और ये जो न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ करवाने की सेहरा दे रहे हैं ऑपोजिशन वाले खान साहब को सियासत के अंदर, उसकी वजह से सबके लिए मुसीबत बनी हुई है। ऑपोजिशन को भी समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, इत्तेहादियों को भी समझ नहीं आ रही क्या हो रही है, और किसी हद तक हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। इसलिए कि खान साहब अपनी, आपको पता है कि खान साहब का एक खास स्टाइल है सियासत, लेकिन हमने देखा गुज़िश्ता रोज वो पार्लियामेंट लॉजिस में भी गए, उससे पहले वो चौधरियों से भी मिले, उससे पहले वो MQM से भी मिले। अगर यही सारी चीजें खान साहब पहले करते रहते ना, देखें पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको कुछ चीजों के साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर खान साहब पहले ये सब कुछ करते रहते तो आज इस मौके के ऊपर इतनी ज्यादा मुश्किलात ना हो। तो मेरे ख्याल में खान साहब के लिए भी एक लर्निंग कर्व है और हुकूमत के लिए भी एक लर्निंग कर्व है। और दूसरी बात, उनको एक चीज समझनी चाहिए कि हर लड़ाई लड़ के नहीं जीती जाती, दूसरे भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हर किसी से जो है ना, वो एक कभी मीडिया से भी लड़ लिया, इससे भी लड़ लिया, उससे भी लड़ लिया। कुछ लड़ाइयां जो है बगैर लड़े भी जीती जा सकती हैं। 100 तरीके होते हैं उसके, माजी में लोग जीतते रहे। बिल्कुल ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से भी बयान दिया गया है कि अपोजिशन हुकूमत जल्द से मनसूख करे, मुल्क किस किस्म की खतरनाक महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो आपको लगता है सर 27 मार्च को गवर्नमेंट भी कर रही है, फिर इधर से अपोजिशन ने भी कॉल दे दी है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कारकुनान से कहा है कि वो जमा हो, तो आपको लगता है कि ये महाजराई की तरफ मामला जा सकता है, तसादुम हो सकता है, खदशात हैं? पहली तो बात यह कि दोनों तरफ से तो जिसको कहना चाहिए ये फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा सोनिया है ना कि और परेशानी है कि यू नेवर नो कि कल क्या होगा। बिल्कुल। तो जो पॉलिटिकल फायर फाइटिंग मेरा ख्याल है जो वक्त पे करनी चाहिए थी, मैं ख़ास तौर पे हुकूमत को कहूँगा इनसे कुछ देर हो गई है। अभी आप मुझे बताएं, मैं अथर मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे ये ना कहो कि भाई आप जहांगीर तरीन के साथ मामलात बेहतर करें। वो आज भी बेशुमार लोगों से अच्छे आदमी हैं। मेरा ख्याल है हमारे कोई ज़ाती दोस्त नहीं है वो कि हम कहें उनकी तारीफ़ करनी है, मतलब उसूली सियासत है ही नहीं है। तो आप अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, तो इतना शानदार बंदा जिसने आपको पंजाब में हुकूमत बना के दी, सेंटर में बना के दी, सारे इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके दिए, अपना पैसा पानी की तरह बहाया, आज एक बात पे वो दूर हुए हैं। अब सवाल ये है कि इस सारे प्रोसेस में अथर जिस तरीके से अलीम खान लोगों का ग्रुप प्राइम मिनिस्टर ने और उनके लोगों ने सुना है कि उनको लहदा कर दिया, खबरें भी आ गई हैं कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ना, वो कहा जाता है कि जी उनकी कल जो उनके लोगों की
हमजा से बातें हुई हैं, वहाँ उन्होंने कमिटमेंट दे दी है कि जी हम आपके साथ खड़े होंगे। अब सवाल यह है कि उनके पास कितने बंदे हैं जो उनके साथ खड़े होंगे, कितनी देर तक उनके साथ जा सकते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत जो ऊपर नीचे अपने इत्तेहादियों की तरफ देख रही है, वो कहते हैं जी ये ना हो के बाद में पता चले कि जी आपके बंदे अपने खिसक गए हैं, वो नहीं है साथ। एक तो ये भी बहुत बड़ा डिलेमा है, अभी तक ये मिस्ट्री है कि ये अदम एतमाद की तहरीक में वोट डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा। क्या हुकूमत का रिस्पांस यही होगा कि उनके बंदे, वो तो होगा ना, एक तरफ कर देंगे अपने लोगों को, ठीक है ना, जिन्होंने इधर जाना है, हुकूमत वाले हैं इधर चले जाएंगे, अपोजिशन वाले इधर चले जाएंगे। वो कहते हैं कि जी हमने जाने नहीं देना। अभी तक वो इस बात पे कायम है कि जी हमारा काम नहीं है, चीफ व्हिप होगा, ये 172 लोग ही अपने पूरे करें। हुकूमत कह रही कि जी आप कर नहीं सकते, डिफेक्शन क्लास लागू नहीं हो सकती जब तक कि कोई वोट ना कर दे। मेरा अपना ख्याल है अतर ये सारी बातें जो है ना वो सानवी हैं। पहली बात यह है कि पीटीआई के अपने बंदे, आप इत्तेहादियों को इतना उनके नीचे लग गए हैं माजरत के साथ, उनकी छोटी छोटी बात माने। उधर दूसरी तरफ देखें, सारी उम्र गाली गलोच करने वाले पीपल्स पार्टी एमक्यूएम सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वादा कर लिया है कि जी शहरी इलाके में 40% नौकरियां आपको दी जाएंगी, बल्दियाती इख्तियारात आपको दिए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या उनसे वादे कर लिए हैं, और सारी चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी, आपको डेवलपमेंट बजट इतना देंगे, लिहाजा वो उस तरफ चलेंगे। असूली सियासत तो है नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को अथर ज़्यादा चाहिए कि अपने लोगों के मिल रहे हैं, इंडिविजुअली उन्होंने मिलना शुरू किया है। भाई आप बाप पार्टी की वो खातून को 4 दफ़ा मिल चुके हैं जाके, इस तरह बाकी लोगों को मिलने। अपने बंदे जो गिला शिकवा करते हैं, लोग कहते हैं अपने लोगों को नहीं मिलते, आप उनसे मिल के, और शुरू में मिलना चाहिए था। उनके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं फंड्स के बारे में, डेवलपमेंट फंड्स के बारे में, पोस्टिंग ट्रांसफ़र अपने एरियाज में, वो करनी चाहिए थी। उस हवाले से तो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे अतर समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे देर हुई है, इत्तेहादियों को मैनेज करने में देर हुई है। अब सवाल यह है कि जी फौरी तौर पे हुकूमत के पास सोनिया बहुत बड़ी क्या चीज़ें देने के लिए। कहने वाले लोग कहते हैं हुकूमत के पास जो कुछ होता है अपोजिशन के पास नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं 1-1 अरब रुपया भी ऑफर किया गया कुछ लोगों को। जब आप डेवलपमेंट बजट के नाम पर सोनिया किसी को 50 करोड़ देते हैं, तो उसमें से मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कम से कम 10 करोड़ आपकी जेब में जाता है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको जो है ना वो किसी ना तरीके से ना वो आपको फायदा पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है जो अभी दिन है ना 8-10 दिन है, प्राइम मिनिस्टर को अपने लोगों पे काम करना चाहिए, अपने लोगों पे काम करना चाहिए। अच्छा अतर काज़मी साहब, ये जो इत्तेहादी हैं, इनके रोल को अगर देखें तो ये इतनी कम सीट्स के साथ वजारतों के मजे ये लूट रहे हैं, फिर जाहिर है बड़ी डिमांड्स भी की जाती रही, पहले भी ब्लैकमेल किया जाता रहा। अब आपको क्या लगता है ऑपोजिशन के पास अगर ये लोग जाते हैं तो ऑपोजिशन क्या देगी इनको महज दावों के अलावा? अगर गवर्नमेंट में है तो ज़ाहिर वजारतें भी इनके पास हैं, वक्तन फवक्तन हुकूमत से अपनी बातें भी मनवा लेते हैं, तो ऑपोजिशन इनको क्या ऑफर करेगी? काफ लीग के हवाले से तो कहा जा रहा था कि इनको चीफ मिनिस्टरशिप दी जाएगी पंजाब के अंदर। कल खबरें थी कि वो हमजा शहबाज को दी जाएंगी, उस पर भी आपने देखा होगा वो क्लिप बड़ा वायरल भी हुआ है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने बड़ा उनको एक करारा जवाब भी दिया है। तो सर क्या लगता है फिर क्या डिमांड्स जो इत्तेहादियों की जानिब से सामने रखी गई हैं, ऑपोजिशन उनको कैसे पूरा करेगी? देखिए जो इत्तेहादी हैं वो उनको अपना मिनिमम जो इंटरेस्ट है ना, महदूद उनका जो इंटरेस्ट है उस पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लगे। उनके कोई बड़ा एजेंडा नहीं है। अगर हम ये समझें कि इत्तेहादियों की ये ख्वाहिश है कि हुकूमत चेंज हो या कोई नई हुकूमत है, उनकी टोटल कंसंट्रेशन ये है कि ये जो छोटा सा हमारा इख्तियारात है हमारे पास या हमारा इंटरेस्ट है, इसको किसी तरीके से सिक्योर किया जाए। और माजी के अंदर उनकी तारीख ये रही है कि इसके अंदर कोई उनकी मदद करता है, थोड़ा सा उनको लीड करता है कि आप इधर आ जाएं तो आपका ये इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएगा। अब उनको अकेला ये फैसला करना पड़ रहा है जो उनके लिए मुश्किल होता जा। कॉल का इंतजार तो नहीं है कहीं कि आखिरी लम्हे तक इंतजार किया जाए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये असाब की जंग है। आप कोई माने या ना माने, ये आखिरी टाइम तक ये इसी तरह चलता रहेगा। और इत्तेहादियों का जो मसला है खुसूसन काफ लीग का, ये तो देखें अगली दफा काफ लीग जिला गुजरात से भी खत्म हो जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, चौधरियों के लिए अपनी सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा। और उनके वो जो एक मिनिस्टर साहब हैं जो रोज आके वज़ीर आज़म साहब को एम्बैरस करते हैं टीवी के ऊपर, तारिक बशीर चीमा साहब, उनके लिए खुद जीतना कितना आसान है। इसमें असर देखें कि जब ये इलेक्शन हो रहा था तो पीटीआई ने इन लोगों के खिलाफ अपने बंदे ही नहीं खड़े किए थे। बिल्कुल, और उसके बावजूद भी वहां से नून लीग ने सीट निकाल ली है मैंने कि जिला गुजरात से। और दूसरी बात यह है कि चौधरियों को एक चीज समझने की जरूरत है कि जिला गुजरात के बड़ी तादाद में लोग ओवरसीज में मुकीम हैं। जब ओवरसीज को वोट मिलेगा, ओवरसीज को वोट का हक मिलेगा, तो वो अपना वोट डालेंगे और फिर वो देखेंगे कि चौधरियों ने क्या किया अपने इत्तेहादी के साथ। इसलिए कि जो ओवरसीज हैं, कोई माने या ना माने, उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेपनाह मकबूल है।
और जो पेरिस के अंदर लोग मौजूद हैं, जो स्पेन के अंदर मौजूद हैं, जिला गुजरात के मंडी बहाउद्दीन के लोग, ये लोग बड़ा डेंट डालेंगे चौधरी साहब के वोटों के अंदर, तो उनको ये भी चीज सामने रखनी पड़ेगी। लेकिन अतर आपको नहीं लगता कि पंजाब में तो ये जाहिर है हरीफ रहे हमेशा से ही, लेकिन नून लीग के साथ अगर ये सेटलमेंट कर लेते हैं, लहाक कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मुस्तकबिल की सियासत पर अगर देखें तो फायदा हो सकता है इनको पंजाब के अंदर? जी देखिए, इनका जिस तरह इंटरेस्ट ये है कि एक तो जिले के अंदर अपनी इंतजामिया के लोग लगा दें और अपने वहां से लोगों को ये मुंतखब करवा दें, पर प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ वो हैं कि वो तो अपने सके भाई को भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको उनकी नेचर का भी पता है। चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब के अंदर तफसीलन लिखा है कि हमारे साथ क्या कुछ किया गया, किस तरह वादे करके हमें धोखा दिया गया, और इनको भी पता है उनका कि उधर से मिलना कुछ नहीं है, वहां पे तो अपने बच्चों, अपने भाई, इससे आगे कोई नजर नहीं आता। तो अब पार्टी तो चौधरी को गुजरात में कुछ दे नहीं सकती, पीपल्स पार्टी। और दूसरा अतर इसमें एक और कैच भी है। देखिए, इनको पता है कि अब 2023 के जो इलेक्शन होंगे उसमें PML-Q जो है ना वो किसी तरह भी इनके साथ नहीं रहेगी। वो पीपल्स पार्टी के साथ अपनी गेम बना चुके हैं, वो जरदारी के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। अच्छा। अब मजबूरी में इनके साथ हैं, कभी उधर से रुकवाया गया, कभी इनको नज़र आया कि जी कुछ मिलना नहीं है, प्रोसेस में मारे जाएंगे। लेकिन ये 1.5 साल का जो पीरियड है ना, इसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी जब आप एक दावे करते रहें कि जी सियासी निज़ाम चलना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए, वोट को इज़्ज़त दो, वही सवाल अब यहाँ पे भी आ रहा है कि अब इज़्ज़त कहाँ चलेगी, नहीं देनी। सियासी मफादात अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो थोड़ी से अरसे के लिए, चाहे ये 1.25 साल का सेटअप है या 6 महीने का सेटअप है, सारे लोग जो है ना अथर लगे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता ये कुछ बचना ही नहीं है, जो तेज़ी में मिल सकता ले लें। अब यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि वो तरक्की माकूस लोग कहते हैं उर्दू में, नीचे से नीचे सारी दुनिया के ओपोजिशन के लोग हैं, कुछ बड़ी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट के साथ बैठ के मामलात को ठीक कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो आज आप देख लें, जिन बातों पर हमेशा ओपोजिशन ने स्टैंड लिया, आज वही काम अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो कहते हैं नहीं करना हमने। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने का हक इनके सबके मंशूर में मिलना चाहिए, लेकिन आज कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। अब देखें ना, इस तरह की कंट्रडिक्शन बेताश है। तो अब सवाल इस वक्त यह है कि हुकूमत के लिए जो मेरा ख्याल है बचने का एक तरीका है, अपने लोगों को साथ बैठे बात करें, मामलात को लेके जाएं और देखें कि नेक्स्ट मूव क्या होगी ओपोजिशन की। और दूसरा मेरा ख्याल है अथर थोड़ा सॉरी करके हुकूमत को पीछे आना चाहिए। ये देखें ना, ये अब रिएक्टिव मोड से निकलना चाहिए। अब यही काम जो है ना वो पहले होता था कि हुकूमत वो एक्ट करते थे, हुकूमत रिएक्ट करती थी। अब हुकूमत जो है ना वो एक्ट कर रही है और वो रिएक्ट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इस मसले पे कि महाजराई नहीं होनी चाहिए। अब आप 10-10, 20-20 लाख लोगों को बुलाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर वो जलसा करने जा रहे हैं, आप डी चौक पे करने जा रहे हैं, तो ये खामखा एक लड़ाई झगड़े वाली फिसा पैदा होगी। एक तो शुजात साहब की बात में बड़ा वजन है कि आप जलसे सारे मंसूब करें, और फिर यह कि जब आप अदम एतमाद सोनिया आ गई तो फिर असल फोरम तो नेशनल असम्बली है भाई, आप उसको तरजीह दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऑप्टिक्स है ना, बताना कुछ है, करना कुछ है। तो मेरा ख्याल है अभी 8-10 दिन में जो हिजान आप देख रही हैं ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे। वैसे आज शेख रशीद साहब ने भी खबरदार किया है कि तसादुम की तरफ आए तो फिर इसका नतीजा उल्टा निकलेगा, और अगर किसी को उन्होंने कहा कि 10 साल इंतजार, 1 साल अगर इंतजार कर रहे हैं तो वो 10 साल तक बात चली जाएगी। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। एहतशाम साहब, अब जरा इस डिस्कशन पे आ जाते हैं कि तहरीकी अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में आपको क्या लगता है, मंजरनामा क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है थोड़ी सी तो बात हो चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आज मैंने 3-4 एडिटोरियल देखे, इत्तेफाक से सब एक ही बात असर कर रहे हैं कि जी अगला पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, उसके बाद इलेक्शन कब होंगे, ये गैर यकीनी की फ़िज़ा सूरत हाल ख़त्म होगी कि नहीं होगी, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उससे बढ़ रही है। तो बज़ाहिर तो सुनिए लगता है कि ये मामला आगे बिगड़ेगा, कि बेहतरी की उम्मीद नहीं लग रही। देखिए ना, हमारे यहाँ तो अदारे इतने इस्टेब्लिश नहीं है कि हम कहें कि जी आपकी हुकूमत है, मेरी हुकूमत है, अब टाइम पूरा हो ना हो, अब ज़िंदगी मामूल पे चलती रहेगी, लोगों के मामलात हल होते रहेंगे। अब तो आप देख लें, जब से अदम एतमाद का मामला है, आप स्टॉक मार्केट देख लें, कई बहानों से ऊपर जाती है, नीचे जाती है। 2-3 दिनों में अरबों रुपया लोगों का डूबा है, कभी यूक्रेन की वजह से, कभी डॉलर की वजह से, कभी पेट्रोल की वजह से, कभी हमारे पॉलिटिकल मसाइल की वजह से। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। मेरा ख्याल है अब वो बैटल ऑफ नब्ज़ है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अब इसमें देखना है कि उनको अपोजिशन को लगता है सोनिया कि इस स्टेज पे ज़रा सा भी हमने कोई नरमी दिखाई या ज़रा सी हमारी कमज़ोरी दिखाई, हमने तो ये लगेगा कि जी हम हार रहे हैं, लिहाजा ये इनको दबा के रखे। अभी आप जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत दिनों बाद अथर मरीम नवाज साहबा का नाम आ गया कि अब वो जनाब लॉन्ग मार्च के लिए वो लीड करेंगी।
अब ये नई कहानी शुरू होगी। पहले खामोश हो गई थी, बड़े भाई साहब भी, वालिद साहब भी खामोश हो गए थे कि छोटे मियाँ साहब को गेम बना रहे हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही। अब जो आने की बात आप कर रहे हैं कि जी आ जाएं, वो कैसे आएंगे? उनको तो लग रहा है कि जी जब तक आर्मी चीफ बैठे हों और अपने चीफ जस्टिस बैठे हैं वो कभी भी नहीं आएंगे, वो तो गेम बना के आएंगे, हमेशा उन्होंने यही किया। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को गो स्लो की पॉलिसी रखनी चाहिए और बजाय इसके कि धड़ाधड़ जलसे कर करके उनको अपना इसको कहना चाहिए, ललकारना चाहिए अपोजिशन को। अपोजिशन का काम है ललकारते रहें उनको। वो कहते हैं उनको लूज़ करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें उनके नुकसान होने पे उनको कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पे फ़र्क पड़ेगा और आप पे फ़र्क पड़ेगा तो मुल्क पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये इंस्टेबिलिटी जो है ना, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगी और ये बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। जलसे जुलूसों की सियासत ख़त्म करके पार्लियामेंट में फैसले करने सही। आपको भी अतर कासमी साहब यही लगता है अगर सूरत हाल तसादुम की तरफ जाती है तो हमेशा बात होती है तो हुकूमत रिसीविंग एंड पे है, अगर तसादुम की सी फ़ज़ा पैदा होती है तो मुल्क का नुकसान होगा। ज़ाहिर मुआशी हवाले से ऑलरेडी हालात इस तरह के हैं, फिर खारजा पॉलिसी पर भी बड़ी बात होती है। तो आपको लगता है कि गो स्लो की पॉलिसी अपनानी चाहिए या अब जो इस वक्त सूरत हाल है, सिनेरियो है, गवर्नमेंट जो कर रही है, एग्रेशन पे एग्रेशन रहना चाहिए? जी देखें, जहाँ तक अगर तसादुम की सूरत हाल पैदा हो, वो ना सिर्फ हुकूमत के लिए, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा, ना ही वो अपोजिशन के लिए बेहतर होगा। हाँ। तो उसमें तो कतन कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो जारहाना स्टांस है गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इसलिए कि एक बयानिया क्रिएट किया गया कि ये हुकूमत इतनी गैर मकबूल है कि ये अगर अवाम के अंदर जाएगी तो अवाम इनको मारेंगे पकड़ के। अवाम तो आलू नहीं खरीद सकते, अवाम तो टमाटर नहीं खरीद सकते। ये जो जलसे हुए हैं, तो उस बयानिए का खान साहब ने गायबाना नमाज जनाजा अदा करवा दी है हर जलसे की, तो वो बयानिया तो उन्होंने दफन कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। उनके जो अपने एमएनएज है ना, मसला ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर भी 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो कानून साजी के ऊपर भी शायद कोई बिल पढ़ते हों। वो क्या देखते हैं, वो मीडिया को देखते हैं, वो आगे पीछे से खबरें सुनते हैं और वो उसी से अपनी जहन साजी करते हैं। तो उनको ये फिक्र पड़ी हुई है कि ये ना हो कि हम अगले इलेक्शंस जीत जाएंगे। इनमें से 80% तो ऐसे नहीं, किसी भी जमात में नहीं है जो नजरियाती हो। सॉरी टू से, मुझे कहते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यही है। उनको सिर्फ और सिर्फ फिक्र होती है अपने अगले इलेक्शंस की और अपने तरक्याती फंड्स की। तो उनको ये तसल्ली देने के लिए बड़ा जरूरी है कि उनको दिखाया जाए कि आवाम अभी भी मेरे साथ खड़ी है और ये जो 2-3 बड़े बड़े जलसे हुए उससे सूरत हाल तब्दील हुई है। वो तासुर बिल्कुल जायल हो गया कि ये गैर मकबूल जमात है, ये गैर मकबूल हुकूमत है। हाँ। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो इतनी ज्यादा जमातें हैं, वो इतने बड़े जलसे नहीं कर सक रही। तो मेरे ख्याल में ये हिकमत अमली बिल्कुल ठीक है खान साहब की, अपने लोगों को पैगाम देने के लिए, और उसके साथ साथ दीगर जो ताकतें हैं उनको भी पैगाम मिल रहा है कि ये एक मकबूल लीडर है, मकबूल जमात है। अगर ये गया तो ये फिर जो है ना इतना आसान नहीं होगा कि इसको ये एकदम से चुप करके कहीं पे बैठ जाए। सर एहतशाम सर, वैसे आपको लगता है कि इससे पहले जब अपोजिशन मुतहर्रिक नहीं थी तो सारी की सारी तनकीद जो है वो टॉक शोज पर आप देख लें गवर्नमेंट के खिलाफ थी, महंगाई है, नाहल है, गवर्नमेंट करप्ट है, लेकिन आज देखें वो तो इमरान खान साहब आज भी बात कर रहे हैं कि इन्होंने तो महंगाई को भुला दी है। देखिए, जो मेलसी का जलसा और हाफिजाबाद का जलसा वो बड़े जलसे हुए हैं। ज़ाहिर जिस तरह लोग पहुँचे हैं वो तो आप सही कह रहे हैं असल में कि वो अगर यास्टिक पैमाना यही है कि जी इनकी हुकूमत जो है ना वो ख़त्म होने जा रही है, लोग इनके पीछे नहीं है, तो वो जलसे जुलूस पे लोग आ रहे हैं। लोग इनके साथ पॉपुलैरिटी का ग्राफ मेरा नहीं ख्याल के नीचे आया है। 1-2 सर्वे जो अब आए हैं वो तो अब पार्टीजान भी सर्वे आने शुरू हो गए ना, अपने मर्जी से लोग करवाना शुरू हो गए। गैलप वाले, असल गैलप जो है उनको देखें और लोकल गैलप जो है वो तो लगता है नून वालों की जेब में बैठे हुए हैं, जो वो कहते हैं वो करवा लेते हैं। जब चाहते हैं नवाज साहब का ग्राफ ऊपर कर देते हैं, इमरान का नीचे कर देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है असर सबसे अहम बात इस वक्त यह है कि देखें एक मैसेजिंग, सिग्नलिंग, पोस्चरिंग होती है ना दुनिया में भी और मुल्क के अंदर भी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का इस कदर जाराना अंदाज बाहर, अच्छा ये ठीक है कि लोग इसको पसंद करते हैं, भुट्टो साहब यही बातें किया करते थे, पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो प्राइवेटली करनी होती हैं। अगर यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर को बात करनी है तो तरीके से आप बात कर सकते हैं, फॉरेन ऑफिस कर सकता है। मुसलसल 2-3 बयान आपने इसी पे दिए, मैंने डांट दिया, मना कर दिया। मेरा ख्याल है नतीजतन फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात हैं, हम तो पहले ही फंसे हुए हैं, इतनी मुश्किलात हैं, खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं, हमें तो इकनॉमिकली चोक कर दिया जाए। अब अमेरिका की बात बार बार आती है, 45% हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे है, 22% हमारी यूरोपियन यूनियन की है, ये 75% एक्सपोर्ट अगर चोक कर दें क्या होगा। और ये हमें जो $3 बिलियन का स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है इन्होंने GSP+ का यूरोपियन यूनियन ने, वो अगर ख़त्म कर देंगे तो हमारी मुश्किलात क्या होंगी। फिर आप देख लें
दूसरा बड़ा मुल्क है अमेरिका जहाँ से रेमिटेंसीज आती हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे कहा जाता है कि आप विदाउट बीइंग इमोशनल आपको फैसले करने चाहिए, तो वो करें, आप अपना नुक्ता नज़र भी बताएं, लेकिन जो फैसले फॉरेन ऑफिस ने करने हैं उनको करने दें। जी अतर काज़मी साहब, आपको भी लगता है कि जाहिर है ये जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, वेस्ट को जिस तरीके से ललकार रहे हैं, अवाम में तो बड़ी पजीराई है, लेकिन हम एक ऐसा मुल्क है, हमारी मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि ये रवैया बदलने की ज़रूरत है या ठीक है इस स्टेज पर ये सब करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे जो है ना, ये बात बार बार मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही है कि वो वज़ीर आज़म उनको ललकारना ये होता है कि मैं तुमसे जंग करूंगा, हाँ, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, कुछ उस तरह नहीं ललकार होता। ये कि जब आपके ताल्लुकात होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप होती है, उसमें इख्तलाफात होते हैं और अच्छे तरीके से आप अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है कि हम आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और मैं शाम साहब से एग्री करता हूँ कि हम यूरोपीय यूनियन से कट के या अमेरिका से कट के अगर हम ये समझते हैं कि हम तरक्की कर लेंगे और हम आगे निकल जाएंगे, ये सरासर गलत बात है। इस वक्त चाइना की भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स ममालिक में होती हैं और चाइना उनके साथ ताल्लुकात में गर्मी सर्दी आती रहती। बिल्कुल, यस। मेरे ख्याल में ताल्लुकात उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन हमारी हुकूमत ने ना उनको ललकारा है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि हम इस तरह की तर्ज हुक्मरानी की यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जो मर्जी कहते थे, हम उसके ऊपर अपना मौकिफ नहीं रखते। हाँ। चाहे ड्रोन हमले हों, आपको पता है 2008 से 2018 के दरमियान 400 ड्रोन हमले हुए, और एक आजकल एक क्लिप बड़ा वायरल है हमारे एक सहाफी और एक मौलाना साहब के इंटरव्यू का, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने ड्रोन हमलों के हवाले से दस्तखत किए थे और पार्लियामेंट के अंदर वो डॉक्यूमेंट जाना था। जब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने फौरन ये मैसेज पहुंचा दिया कि आज के बाद आपका ड्रोन नहीं आएगा। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि उनका फिर एक ड्रोन आया 3 महीने के बाद 2018 में, और उस ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने लॉक किया और उनको मैसेज पहुंचाया कि ये दोबारा आएगा तो फिर बच के नहीं जाएगा, हमें ऑर्डर मिल गया कि आपको शूट कर देना है। फिर उसके बाद नहीं भेजा, ना ही ताल्लुकात खराब, उन्हें नहीं। तो मसला ये है कि आप अपना मौकिफ तो उनके सामने रखें ना। मौकिफ दुनिया के सामने रखना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।